Hello everyone, welcome to Tech Active YouTube channel. If you are new on my channel, then you can subscribe me and you can also like me. अगर आप इस चैनल पे कुछ MCQ या कुछ मटेरियल्स लेना चाहते हैं, देन आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिंक नीचे दिए पड़े हैं या फिर आप इजीली t.me/tech_@_tip अपने टेलीग्राम पे डायरेक्ट सर्च करके आप इस चैनल पे पहुंच सकते हैं। ये चैनल आपका जावा फॉर बिगनर्स करके होगा। आप इस चैनल पे पहुंच के वहां पे कुछ मटेरियल्स पड़े हुए हैं, कुछ एमसीक्यूज पड़े हुए हैं, आप वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। नाउ प्रीवियस एरे के लेक्चर में मैंने जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था कि एरे क्या होते हैं, उसके कुछ क्या एडवांटेज हैं और कैसे बनाते हैं, क्या थोड़े बहुत हमने देखे थे। ओवरव्यू हमने एरे का थोड़ा बहुत देखा था, क्यों एरे का नीड पड़ा। बहुत सारे छोटे छोटे वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा लेने पड़ रहे थे, तो मैं एक एरे लेके, तो एरे क्या था मैंने बताया था कि होमोजीनियस डेटा टाइप का एक कलेक्शंस है। जितने एक एक सिमिलर डेटा टाइप हैं सारे मिलके अगर एक कलेक्शंस बनाते हैं तो उसको एरे कहते हैं। यहाँ तक बातें समझ में आई थी? ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम लोग क्या कर रहे हैं ना, एक्चुअली ये सीरीज जो ये एरे का सीरीज है, ये पूरा जो जावा का सीरीज है, ये एमसीक्यू बेस्ड है। दैट मीन्स आपको टोटल के टोटल हर एक कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं डिटेल में। ये सीरीज जो बनेगा ये जावा का ऐसा सीरीज है जिसमें आपको टोटल के टोटल कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं एकदम डिटेल में। तो मैं इसमें आपको एरे अब मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो देखो, तो इससे पहले हमने जस्ट थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था एरे के बारे में। नाउ अब हम थोड़ा सा सिलेबस की तरफ चलते हैं, मतलब मुझे एरे में करने क्या है। तो देखो, अगर मैं सिलेबस का बात करूं, अगर मैं एरे के सिलेबस का बात करूं, ये कोई जावा का सिलेबस नहीं है, ये एरे का सिलेबस है। तो एरे के सिलेबस में मुझे जो पहला काम करना है वो, देखो इंट्रोडक्शन तो मैंने पहले भी बताया ना, लेकिन फिर भी मैं इंट्रोडक्शन फिर से बताऊंगा एक एक वेटेड वे में। ठीक है, इंट्रोडक्शन, देन इसके मैं बाद बताऊंगा कि एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। दैट मीन्स डिक्लेरेशन ऑफ एरे, डिक्लेरेशन ऑफ एरे। इसके बाद मैं क्या बताऊंगा, इसके बाद मैं बताऊंगा एरे क्रिएशन, क्रिएशन ऑफ एरे, क्रिएशन ऑफ एरे। इसके बाद मैं क्या बताऊंगा, इसके बाद मैं बताऊंगा इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे, लाइजेशन ऑफ एरे। अब इस चीज को समझो, ये तीन के तीन आपको एक जैसे नहीं दिख रहे? डिक्लेरेशन, क्रिएशन, इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन, क्रिएशन, इनिशियलाइजेशन। ठीक है, ये तीन के तीन आपको एक जैसे दिख रहे हैं। अच्छा, इसके बाद क्या मैं पढ़ूंगा, इसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि डिक्लेरेशन, क्रिएशन एंड इनिशियलाइजेशन इन वन लाइन। डिक्लेरेशन, अब आपको लग रहा होगा ये क्या है। डिक्लेरेशन, क्रिएशन एंड इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन इन वन लाइन। ठीक है, इसके बाद के जो आपको टॉपिक पढ़ने हैं वो आपको पढ़ने हैं लेंथ वर्सेज लेंथ। ठीक है, इसके बाद को आपको पढ़ने हैं एनोनिमस टाइप ऑफ एरे, एनोनिमस, एनोनिमस एरे। अब जरा चेक करो कितने हो गए। तो देखो, इंट्रोडक्शन मैं करूंगा अभी, ऑब्वियस सी बात है, मैंने पहले भी करा था, लेकिन फिर से मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करूंगा। इंट्रोडक्शन इस बार डिटेल में करेंगे ना। अच्छा, उसके बाद डिक्लेरेशन करेंगे, क्रिएशन करेंगे, एक्चुअली क्रिएशन है, और स्पेलिंग आई डोंट नो, मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ऐसे मुझे नहीं लगता कि जावा में इसकी कोई जरूरत पड़ती है, फिर भी मैं चेंज कर देता हूँ। क्रिएशन, ठीक है, ऐसे स्पेलिंग का कोई नीड नहीं है जावा में। ठीक है,
उसके बाद इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे, डिक्लेरेशन, क्रिएशन, इनिशियलाइजेशन वन लाइन, मतलब एक ही लाइन में डिक्लेरेशन भी करेंगे, इनिशियलाइज भी करेंगे, क्रिएशन भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे लेंथ, और लेंथ में क्या अंतर है। लेंथ और लेंथ में देखो यहाँ पे चेंज क्या है ना, करली ब्रेसेस है ना, नहीं स्मॉल ब्रेसेस है ना, सिंपल एक स्मॉल ब्रेसेस है, और इसमें हमें क्या करना है, उसमें डिफरेंस देखने हैं ना। एनोनिमस एरे के एक डिफरेंट टाइप के एरे होते हैं, और क्या होता है उसको हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको नंबरिंग कर दूं, आई थिंक मैं नंबरिंग कर दूं वो ज्यादा बेटर रहेगा, मैं उसे 1 दे दूं। कोई नहीं, टॉपिक तो है ही ना, मैं इसके बाद आगे बताता हूँ, ठीक है। और चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन से। एकदम ध्यान से देखो और बस नोट करते जाओ। इंट्रोडक्शन, एकदम प्यार से देखो और आराम से नोट करते चलो, और इतना मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एरे में, वो होते हैं मतलब जो हम लोग बेसिक से शुरू करते हैं ना, बेसिक से स्टार्ट करने के बाद ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा एरे ही होता है, हाँ। तो इसको एकदम डिटेल से करो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, C++, जावा कहीं का भी एरे आपके प्रॉब्लम्स लग जाएंगे आराम से, आप उसको समझ पाओगे। एक्चुअल प्रोग्रामिंग में समझना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन में मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था इससे पहले वाले प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि भाई एरे जो होता है ना वो क्या होता है, होमोजीनियस टाइप ऑफ डेटा, डेटा टाइप कलेक्शंस होते हैं होमोजीनियस टाइप ऑफ डेटा के। तो दैट मीन्स अगर मैं एरे को डिफाइन करने चलूं तो मैं लिख सकता हूं इट इज द कलेक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजीनियस टाइप ऑफ डेटा, होमोजीनियस टाइप ऑफ डेटा। अब होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, होमोजीनियस का मीनिंग होता है सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, होमोजीनियस टाइप ऑफ डेटा। What is the meaning of homogeneous? Homogeneous is known as, homogeneous is also called as similar type of data, that means उसी का एक सिनोनिम्स है homogeneous type of data। यहाँ तक कंप्लीट है, ओके। इसमें तो कुछ था ही नहीं। अगर मैं इसको एग्जांपल एक सिंपल सा दूं तो क्या एग्जांपल था कि अगर आपके पास वेरिएबल है, लेट अस सपोज करो एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल है, लेट अस सपोज करो एक इंट वेरिएबल है, इंट वेरिएबल है x1, इसको मैंने 10 दिया, 10 दिया, इंट x2 इसको मैंने कुछ 20 करा, और इंट x3 इसको मैंने सपोज करो 30 करा, इंट x4 इसको मैंने सपोज करो 40 करा। अब इन सारे के कलेक्शंस को मैं कैसे लिख सकता हूं, कभी सोचा है? हाँ बिल्कुल सोचने का है, मैंने बताया ही है ना, इसी को तो एरे कहते हैं ना हम लोग। तो जस्ट मुझे क्या करना है कि इंट का एरे बनाना, एक वेरिएबल बनाना, और उसके अंदर सारे को पुट कर दो लाइक ऐसे। अब जो ये मैंने बताया ना, समझो तो कहीं ना कहीं ये भी डिक्लेरेशन है, इनिशियलाइजेशन, अब क्या है वो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन मैंने यहाँ कर लिया। मैंने सच सच बताऊं तो मैंने डिक्लेरेशन, क्रिएशन और इनिशियलाइजेशन कुछ कुछ का यूज कर लिया मैंने, ठीक है। लेकिन अभी उस पर आपको फोकस नहीं करना, आपको बस ये पता करना है कि हाँ भाई इसके बदले में हम ये लिख दें तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। यही अपना एरे का एक सिंपल सा डेफिनेशन था। अब इसको अगर हम डिटेल में बताएं तो हाँ भाई एरे से फायदे क्या हुए, एरे के क्या यूज हुए, एडवांटेज क्या हुए एरे के, तो मैं कह सकता हूं एडवांटेज, एडवांटेज ऑफ एरे, इसमें क्या होता है, एडवांटेज ऑफ एरे में क्या हुआ था, मैंने बताया था कि अगर आपको एडवांटेज के बारे में देखना है तो जस्ट इसने क्या करा था, जो कोड में बहुत सारे वेरिएबल आपने यूज करा था, तो उस ज्यादा वेरिएबल यूज करने के बाद आपका कोड थोड़ा सा हैवी था, मतलब बल्कि बल्कि सा था, और वो रीडेबिलिटी उसका बेटर नहीं था। दैट मीन्स एरे के हेल्प से, दैट मीन्स एडवांटेज जो है इंप्रूव कर रहा है रीडेबिलिटी को, इंप्रूव रीडेबिलिटी ऑफ कोड। क्या देखा यहां तक आपने कि आपके जो प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं, आपने मान के चलो 5 वेरिएबल्स यूज करा सिमिलर टाइप के, अब आपको उसने आपने क्या करा, उसको एरे में डाल दिया। दैट मीन्स बेटर कौन सा है, तो बेटर एरे वाला है। तो उससे क्या फायदा हुआ,
उससे इंप्रूव हुआ अपना, मतलब मैं उस कोड को इजीली मैं पढ़ सकता हूं, तो इंप्रूव रीडेबिलिटी ऑफ कोड यहां तक कंप्लीट है। नाउ इसके अलावा क्या फायदा हुआ, इसके अलावा क्या ही फायदा हुआ कि बहुत कम वेरिएबल, बस बहुत सारे वेरिएबल लिखने से मैं बच गया। तो क्या होगा, कोड कोड विल बी कॉम्पैक्ट, कोड विल बी कॉम्पैक्ट, कोड छोटा होगा। अब कोड कॉम्पैक्ट होने से क्या फायदे हैं, अब अगर आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो उसमें क्या होता है कि एक कॉन्सेप्ट होते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है ना, कोड अगर कॉम्पैक्ट होता है, छोटा कोड होता है, तो दैट मीन्स उसके स्टेटमेंट को रन करने में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगता है, जो टाइम लगता है, वो छोटे कोड में ऑब्वियस सी बात है कम टाइम लगेगा। और हमें हमारा ऑप्टिमाइजेशन रिजल्ट क्या होना चाहिए कि टाइम कम लगे प्रोग्राम में। दैट मीन्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम लगता है अगर आपका कोड स्मॉल होता है, ठीक है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, लाइक लूपिंग पे डिपेंड करता है, बहुत कुछ है। तो आपके पास डेटा स्ट्रक्चर का एक टॉपिक है, उसमें आपको बताया जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, तो उस पर हम लोग नहीं जा रहे हैं। तो मुझे एडवांटेज यहाँ से दिख गया कि एरे का एडवांटेज क्या है कि कोड विल बी कॉम्पैक्ट एंड इंप्रूव रीडेबिलिटी ऑफ द कोड, रीडेबिलिटी ऑफ द कोड। नाउ तो फिर आपका एक क्वेश्चन हो सकता है, अच्छा आपने एडवांटेज तो बता दिया, क्या एरे के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं? हाँ, हर एक चीज के कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज रहते हैं। तो भाई इसके क्या डिसएडवांटेज हैं? तो इसके जो जनरली डिसएडवांटेज है ना, वो डिसएडवांटेज ऑफ एरे, डिसएडवांटेज ऑफ एरे। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एक इंटरव्यू बेसिस पे, या फिर बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हो सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं कि अच्छा एरे का डिसएडवांटेज, तो ये कुछ न्यू एक टर्म हो सकता है हमारे लिए। तो ये कौन सा एडवांटेज होगा, डिसएडवांटेज होगा एरे का? तो देखो, एरे का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ना, तो वो ये है कि अगर आपने एरे को इनिशियलाइज कर दिया, तो ये टॉपिक था ना इनिशियलाइजेशन, तो इनिशियलाइजेशन के टाइम पे ही आपको क्या करना पड़ेगा, उसके साइज को डिफाइन करना पड़ेगा। दैट मीन्स मैं इसे कह सकता हूं, वी हैव टू डिसाइन, वी हैव टू डिसाइड size of array at the time of initialization, initialize the array। दैट मीन्स एरे के इनिशियलाइज, जब जिस टाइम में हमें एरे को इनिशियलाइज करना है, उसी टाइम में हमें क्या करना है, उसके साइज को डिसाइड कर देने हैं, ठीक है। अच्छा चलो मैंने डिसाइड कर दिया, अब मैं क्या कर रहा हूं, एक मैं प्रोग्राम लिख रहा हूं जिसमें मैंने क्या किया, एरे के साइज को डिसाइड कर दिया। नाउ थोड़ा कोड लिखने के बाद मुझे क्या करना ना, मान के चलो मैंने डिसाइड कर दिया 3, दैट मीन्स उसमें 4 ब्लॉक आएंगे, 0 1 2 3, 4 ब्लॉक। अब मुझे नीड पड़ गया 5 ब्लॉक का, मुझे नीड पड़ गया 6 ब्लॉक का, देन मैं चेंज नहीं कर सकता। दैट मीन्स वी कैन नॉट चेंज, वी कैन नॉट चेंज साइज ऑफ एरे आफ्टर आफ्टर इनिशियलाइजिंग, ठीक है। इनिशियलाइजिंग के बाद हम क्या कर सकते हैं, उस एरे के साइज को बिल्कुल आप चेंज नहीं कर सकते, वो जो है फिक्स्ड जो हो गया, अब आपको उसी में अपने वर्क को कंप्लीट करना है। देन ये प्रॉब्लम ही है ना। अब मान के चलो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे पास सारे क्वेश्चंस में हमें प्रायर नॉलेज होते हैं कि व्हाट शुड बी द साइज ऑफ दिस प्रॉब्लम। ना कभी कभी प्रॉब्लम्स ऐसे हो जाते हैं जिसमें मुझे पता ही नहीं है कि इसका साइज क्या होगा, तो उस टाइम में उस पर्टिकुलर कंडीशन पे हम क्या कर सकते हैं, एरे को यूज नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज एरे का यही है। तो इसमें हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लेते और एरे के डिसएडवांटेज को यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल सा डिसएडवांटेज है एरे का, यहाँ तक कंप्लीट है। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रहा हूं, और अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिक्लेरेशन
एरे का डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन ऑफ एरे, डिक्लेरेशन ऑफ एरे। अब ये क्या है भाई? अब देखो, डिक्लेरेशन ऑफ एरे तो हमें करने हैं, लेकिन इसमें ना बहुत टाइप के एरे होते हैं, जैसे कि 1D होते हैं, 2D होते हैं, 3D होते हैं, तो बहुत सारे टाइप के एरे होते हैं। तो मैं इसमें क्या करूंगा, इसमें 1D करूंगा, 3D 2D करूंगा और 3D करूंगा। तो इसमें मैं डिक्लेयर करूंगा 3 टाइप के एरे को। कौन कौन सा? 1D, 2D, 3D। ठीक है, 1D मतलब डिक्लेरेशन मैं एक साथ ही देख रहा हूँ, 1D का भी, 2D का भी, 3D का भी। तो मैं 1D का डिक्लेरेशन यहाँ देखूंगा, 2D एरे का डिक्लेरेशन देखूंगा, 3D एरे का डिक्लेरेशन देखूंगा। ठीक है, अच्छा, तो एक्चुअली में दिखता कैसा है डिक्लेरेशन? मतलब होता है दिखता कैसा है, कैसे मुझे डिक्लेयर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फोकस कर रहा हूं, ये पहला 1 डायमेंशनल एरे। ये मैं बता नहीं रहा हूँ 1 डायमेंशनल एरे, एक्चुअली मैं इसको क्या कर रहा हूँ, डिक्लेयर कर रहा हूँ एरे को। मैं बता रहा हूँ कि बस कैसे डिक्लेयर करते हैं 1D एरे। ठीक है, चलो, अगर मैं कुछ इस तरह से लिख दूं, इंट इंट एरे एक्स, ऐसा लिख दूं, क्या ये करेक्ट है? इंट एक्स एरे, क्या ये करेक्ट है? इंट एरे एक्स। देखो अपने पास कितने ऑप्शंस हैं, ये इंट के साथ ये एरे का सिंबल, ये सिंबल एरे का होता है, पता है ना, ये एरे का सिंबल होता है। ये एक्स है, इंट, अब एक्स के साथ एरे का सिंबल, इंट एरे का सिंबल देन एक्स। समझो ध्यान से, तीनों के तीनों को समझो। इंट एरे का सिंबल ये साथ में है ना, एक्स अलग, इंट एक्स एरे का सिंबल, इंट एरे का सिंबल एक्स, ये मान के चलो 3 है, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते ना इसमें, नहीं। तो अब मुझे ये बताओ, ये तीनों में से करेक्ट कौन है, कौन सा इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है? अच्छा, आपको ये चीज पता है ना, अगर इसमें कोई इनकरेक्ट होता, इनकरेक्ट होगा, अगर मैं अपने कंपाइलर में लिखूं तो वो रेड सिंबल आ जाता है। तो मैं बार बार कह रहा हूं, आपको कंपाइलर ये वाला यूज नहीं करना, इंटेलिजेंट आईडी आपको यूज नहीं करना, क्योंकि ये प्रोफेशनल के लिए है। दैट मीन्स आप इस पे सीख नहीं पाओगे कुछ, आपको नोटपैड ही यूज करने हैं, पीएसबीएम। अब मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैंने क्या करा, इंट एरे का सिंबल एक्स। देखो एरर आया क्या? नहीं आया, मान के चलो, इंट इंट देन एरे का सिंबल और कोई दूसरा वेरिएबल वाई। अब आया क्या? ये भी एरर नहीं आया ना, इंट जेड एरे का सिंबल, ये भी नहीं आया। इसका मतलब है ये तीनों के तीनों वैलिड हैं, ये तीनों के तीनों वैलिड हैं। दिस ऑल आर वैलिड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ एरे। कंप्लीट है ना? तो मैं इसको कह सकता हूं, दिस ऑल आर वैलिड। दिस ऑल आर वैलिड फॉर डिक्लेरेशन। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए? अच्छा, ये तीनों वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, लेकिन क्या ऐसा कुछ है जावा में कि हमें ये यूज करना ज्यादा बेहतर होगा? बेहतर यूज इन द सेंस ऑफ कि अच्छा होगा, जो मुझे ज्यादा रिकमेंडेड है। हाँ, तो ऐसे हैं जरा सा। अब ये समझते हैं कि कौन सा इसमें बेहतर है। मैं क्या कह रहा हूं, इसके लिए हमें क्या करना है, एक छोटा सा सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट क्या करना है। देखो, अगर पहले वाले को पढ़ो, तो मैं पहले वाले को पढ़ रहा हूं, इंट एरे, इंट एरे एक्स। दूसरा वाला क्या है? इंट एक्स एरे। तीसरा वाला क्या है? इंट एरे एक्स। अब जरा सा समझो, इंटीजर एरे, इंटीजर, ये क्या इसका मतलब हुआ? एरे का इंटीजर, इंटीजर का एरे, देखो समझो ध्यान से, इंटीजर का एरे
एक्स वेरिएबल है अपने पास। अच्छा, इंट इंटीजर एक्स का एरे, समझो ध्यान से, इंट एक्स का एरे, इंट एरे का एक्स। तो एप्रोप्रिएट क्या है? पहला मैंने क्या कहा, इंटीजर का एरे देन एक्स, इंटीजर एक्स का एरे, इंटीजर एरे का एक्स। अब एरे होता क्या है? एरे होता है कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। दैट मीन्स एप्रोप्रिएट जो है वो ये है कि इंटीजर का एरे देन एक्स। समझ में आ रहा है बात? इसको खुद से एक बार अच्छे से बोल के देखना तो फिर समझ में आएगा। अच्छा, दैट मीन्स दिस दिस टर्म, दिस स्टेटमेंट इज रिकमेंडेड, दिस स्टेटमेंट इज रिकमेंडेड, रिकमेंडेड। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो अब आपको पूछा जाए कि मैं कुछ भी यूज कर सकता हूं, है ना, इंट एरे एक्स, इंट एक्स एरे, इंट एरे एक्स, लेकिन रिकमेंडेड क्या है? रिकमेंडेड है ये वाला स्टेटमेंट। यहां तक बात समझ में आई वनडे के लिए? चलो, बहुत बढ़िया। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन we can't decide the size of array। अब ये तो स्टेटमेंट है, लेकिन इसका मतलब क्या है? तो देखो, मैंने अभी तुरंत बोला भाई एरे के डिक्लेरेशन, मतलब 1D में बात कर रहा हूं ना, एरे के डिक्लेरेशन ये सबसे अप्रोप्रिएट है। अब आपको ये भी पता है ये अप्रोप्रिएट है तो दूसरा भी अप्रोप्रिएट है? नहीं, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ये रिकमेंडेशन है, तो मैं अब यही यूज कर रहा हूं। हालांकि मैं कुछ भी यूज कर सकता हूं, लेकिन मैं अभी फिलहाल यही यूज कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, मैं इसका मतलब क्या कर रहा हूं? कांट डिसाइड द साइज ऑफ एरे, ये स्टेटमेंट करेक्ट है ना? हाँ बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैंने इसके अंदर साइज डिसाइड कर दिया, लेट अस ऐसा डिसाइड कर दिया ये 3 करके, क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये आपको एरर देगा। चलो देख लेते हैं। मैं क्या किया, इस सारे को हटा दिया, ये मैं जेड वाले को हटा रहा हूँ, एक्स वाले को हटा रहा हूँ, एक्स वाले को रहने दे रहा हूँ, और इसमें क्या कर रहा हूँ, अंदर में एक डिक्लेयर कर दिया 3। अब मैं इसको रन करवाना चाह रहा हूँ, देखो एरर क्या आएगा। जावा, जावा स्क्वायर ब्रैकेट एक्सपेक्टेड, जावा स्क्वायर ब्रैकेट एक्सपेक्टेड। तो क्या देखा आपने? आपने देखा अगर आपने डिक्लेयर कर दिया तो दैट मीन्स यहां पे क्या एरर आएगा? जावा स्क्वायर ब्रैकेट एक्सपेक्टेड। इसका मतलब क्या है? मैं डिफाइन नहीं कर सकता, उसके साइज को मैं डिक्लेरेशन के टाइम पे डिफाइन नहीं कर सकता। ये दो आपके कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में रहने चाहिए। पहला क्या कॉन्सेप्ट है? ये तीनों करेक्ट है। दूसरा क्या कॉन्सेप्ट है? कि मैं साइज को डिसाइड नहीं कर सकता। इतनी बात समझ में आ रही है? नाउ कितने मिनट का हुआ? ओके, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।